ये स्टोरी है रेवोल्यूशन और रिडेम्पशन की, ऑब्सीन वेल्थ और पावर की टेल। ये है ट्रूथ अबाउट बिटकॉइन बिलियनियर्स। अब तक फेसबुक के ओरिजिन को काफी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया गया है। मार्क ज़करबर्ग, टाइलर और कैमरन विंकलवॉस से मिले उनके नए सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए। मार्क वेबसाइट बनाने में हेल्प करने के लिए अग्री करते हैं, बट महीनों तक उसे पेंडिंग रखते हैं जबकि वो खुद का नेटवर्क बना रहे थे। ट्विंस को जब ये पता चला तब उन्होंने स्यू किया ज़करबर्ग को उनका आइडिया चुराने के लिए। कुछ साल बाद इस लीगल बैटल के बीच फेसबुक ओरिजिन पर एक ह्यूजली सक्सेसफुल हॉलीवुड मूवी बनने वाली है। पर क्या आपने कभी सोचा कि इसके आगे क्या हुआ? वेल, इवेंचुअली विंकलवॉस ट्विंस या विंकलवाई उन्हें फेसबुक से सेटलमेंट के लिए $65 मिलियन ऑफर किए गए। उनके लॉयर्स ने उन्हें ये लेने को कहा। हाउएवर, ये बहुत बड़ी अमाउंट थी। विंकलवॉस ने कहा कि उन्हें फेसबुक के स्टॉक में पेमेंट चाहिए। उनके लॉयर्स को यकीन नहीं हुआ और वो ट्विंस को कैश लेकर भाग जाने के लिए कन्विंस करने लगे। विंकलवाई के लिए ये सब पैसों के बारे में नहीं था, वो ऑलरेडी वेल्दी फैमिली से थे। फेसबुक इस पॉइंट पर एक $multi-billion कंपनी थी और वो जानते थे कि इसकी और ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। ये बस कंपनी का हिस्सा चाहते थे। कैश के बिना स्टॉक्स लेने का आइडिया बहुत अच्छा था। जब फेसबुक का आईपीओ आया, विंकलवाई के शेयर्स की वैल्यू $500 million हो गई थी। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। ज़करबर्ग के अगेंस्ट इस तरह पब्लिकली जाना उनके रेपुटेशन को रूइन कर दिया था। मीडिया में अब उन्हें एक जोक समझा जाता था और फेसबुक मूवी में वो काफी स्पॉइल और एंटाइटल शो किए गए। और ज़करबर्ग उस जीनियस की तरह थे जिसने एक्चुअली फेसबुक बनाया था, जबकि कई लोगों का ये मानना था कि ये बस डम जॉक्स हैं जो पैसे निकालना चाहते हैं। ज़करबर्ग सेड, तुम पहले इंसान नहीं थे जिसके पास सोशल नेटवर्क का आइडिया था, और न ही मैं फ्रेंडस्टर और माईस्पेस फेसबुक के पहले थे, और टॉम ने मुझे स्यू नहीं किया था। और ये सच है, आइडियाज चीप होते हैं, एग्जीक्यूशन सब कुछ होता है। सो बेसिकली केस क्लोज होने के बाद विंकलवाई के पास बहुत सारे पैसे बचे थे और मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड उन्हें लूजर कहती थी। नाउ खुद से पूछिए, आप $500 मिलियन के साथ क्या करेंगे? वर्ल्ड टूर करेंगे या कोई स्पोर्ट्स कार या मैंशंस खरीदेंगे? वेल, विंकलवॉस के पास कंप्लीटली डिफरेंट प्लान था। वो इन पैसों को दूसरे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि प्रूव कर दें कि वो डम जॉक्स नहीं है, और उन्होंने अपना नाम बनाने की कोशिश की और अपनी स्टोरी को बदल दिया। वो सिलिकॉन वैली आ गए और डिसाइड किया कि वो एंजल इन्वेस्टर्स बनेंगे, जहां वो उन स्टार्टअप्स के शेयर खरीदेंगे जो उन्हें फेसबुक से भी बड़े बनने के काबिल लगती थी। बट कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ। जब विंकलवाई ने इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी ढूंढी तो उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, ऐसा होता है कि एक दो ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए जाएं क्योंकि वो दूसरे इन्वेस्टर्स ढूंढ लिया हो। बट ओवर एंड ओवर कंपनीज ने विंकलवाई इन्वेस्टमेंट मनी को रिजेक्ट कर दिया था। इवेंचुअली एक कंपनी के फाउंडर से उन्होंने पूछा कि ये ऑफर रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, और उन्हें पता चला कि ये प्रॉब्लम मार्क ज़करबर्ग था। उस टाइम सिलिकॉन वैली में कई फाउंडर्स ने अपने बिजनेस फेसबुक को बेच दिए या फिर वो पार्टनरशिप कर ले रहे थे, और ये बात सबको पता था कि जिस कंपनी में विंकलवॉस इन्वॉल्व होंगे उसे मार्क ज़करबर्ग कभी नहीं खरीदेगा। एज अ रिजल्ट उनका पैसा और प्रेजेंस टॉक्सिक बन चुका था। लोग नहीं चाहते थे कि विंकलवॉस उसके कंपनी से एसोसिएट करे। ये रियलाइजेशन डिवास्टेटिंग था और ट्विंस को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ये बिल्कुल रॉक बॉटम था। सो इन सब से बचने के लिए वो आईबीज आ गए। विंकलवॉस ट्विंस आईबीजा के क्लब में थे, खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें यह पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने अगले मूव के बारे में सोचने में बिजी थे। वो जानते थे कि उन्हें कुछ मीनिंगफुल करना है। वो खुद को प्रूव करना चाहते थे, पर कैसे? उन्हें क्लब में मजा नहीं आ रहा था, तो वहां से निकलने के लिए वो तैयार हो गए। बट उसी मोमेंट पर किसी ने उन्हें बुलाया। हे, तुम लोग विंकलवाई हो ना? अब 6 फुट 5 इंच वाले ट्विंस जो ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी में पोर्ट्रे किए गए हैं, उन्हें कौन नहीं पहचानेगा? उस आदमी ने अपना नाम डेविड अजार बताया और कहा कि वो उन्हें कुछ बताना चाहते हैं। और वो क्या है? विंकलवाई ने पूछा। डेविड ने अपने पॉकेट से डॉलर बिल निकाला और स्माइल करते हुए कहा, एक रिवॉल्यूशन। आईबीजा के एक बीच पर खड़े डेविड पैशनेटली विंकलवॉस ट्विंस को अपनी न्यू टेक्नोलॉजी बिटकॉइन के बारे में बता रहा था। ट्विंस ने पहले कभी बिटकॉइन के बारे में नहीं सुना था। हाँ, किसी ने नहीं सुना था। जब डेविड ने उन्हें अप्रोच किया तब साल था 2012 और बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हो चुका था। डेविड की सारी स्पीच सुनने के बाद विंकलवॉस सोच रहे थे कि या तो ये कंप्लीट रबिश है और या फिर बहुत बड़ा डील। डेविड ने बताया, ये डिजिटल मनी है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम जो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। सो ये बैंक्स, वीजा या मास्टरकार्ड जैसे मिडिलमैन को हटा देता है। प्लस दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस बनाए जाएंगे, सो गवर्नमेंट्स इसे हमेशा प्रिंट नहीं करती रहेगी।
ये देखते हुए कि बैंक्स ने टैक्स पेयर्स को बेल आउट दिया था 2008 के मार्केट क्रैश में, तो उस वक्त पैसों के डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बेनिफिट्स को देखना इजी था। डेविड ने बताया कि बिटकॉइन को बनाने वाला इंसान सैंटोशी नाकामोटो है, जिसने एक दिन एक व्हाइट पेपर को ऑनलाइन पोस्ट करते हुए फुली इस न्यू वर्चुअल पीयर टू पीयर करेंसी को एक्सप्लेन किया। सैंटोशी इसके बाद कंप्लीटली गायब हो गया और दोबारा कभी उसका पता नहीं चला। प्लस माना जाता है कि सैंटोशी जापानीज था, फिर भी अच्छी इंग्लिश लिख लेता था और अब तक कोई भी नहीं जानता कि सैंटोशी आखिर है कौन। डेविड ने बताया कि वो बिटइंस्टेंट नाम की कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं जिसने लोगों को बिटकॉइन इजीली खरीदने में हेल्प की थी। बेसिकली लोग कंपनी को नॉर्मल फिएट कैश पे करते थे और बिटइंस्टेंट उन्हें बिटकॉइन बेचता था। एज बिटइंस्टेंट थोड़े से कमीशन बीच में रखता था, इसलिए वो विंकल्सवाई से बात करने को ईगर था। अब कंपनी के फाउंडर का नाम था चार्ली श्रेम, जो इस कंपनी को अपने मम्मी के बेसमेंट में चलाता था, पर इससे ट्विंस को कॉन्फिडेंट नहीं आया। बट ये एक अच्छा चेंज था कि कोई ट्विंस को एक्चुअली अपनी कंपनी में इन्वॉल्व करना चाहता था। ये सब बहुत सारी प्रोसेस थी, ये ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं थी जो वो दोनों आइबिजा में पार्टी करते वक्त एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट विंकलवॉस ट्विंस बिटकॉइन के होल कंसेप्ट से काफी सरप्राइज थे। तभी उन्होंने डेविड की सारी बातें सुनी और ये भी जाना कि ये दुनिया कैसे बदल सकता है। ट्विंस ने हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स में मेजर किया था और वो क्विकली देख पा रहे थे कि बिटकॉइन में ना सिर्फ करेंसी बट एज अ स्टोर का भी वैल्यू बहुत है। ये एसेंशियली डिजिटल गोल्ड था। अब हिस्ट्री में गोल्ड का करेंसी के तौर पर यूज होने का रीजन था इसकी एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबल, डुप्लीकेट बनने में दिक्कत, इजी टू ऑथेंटिकेट और इसका वैल्यूएबल होना, बट रेयर नहीं कि ये क्विकली खत्म हो जाए। अब ट्विंस ने रियलाइज किया कि बिटकॉइन में ना सिर्फ गोल्ड की ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट इन मेनी वेज उससे बेटर है। लाइक इसमें स्मॉल फ्रैक्शन में डिवाइड किया जा सकता है और इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑफ कोर्स बिटकॉइन को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। बिटकॉइन की वैल्यू लोगों के बिलीफ पर बेस्ड थी और उनके खरीदने की विलिंगनेस पर। आप इसे कितने में बेचने वाले हो ये इस बात से डिसाइड होता था कि वो कितने में खरीदेंगे। ये सप्लाई एंड डिमांड जैसा था, बट फिर भी ये बाकी करेंसी जैसा ही था। सो ट्विंस ने अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर की डेविड के साथ और जल्द ही उससे मिलने के लिए कहा। इसके बाद विंकलवॉस ट्विंस वहां से चले गए और वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसीज में रिसर्च करना शुरू किया। उन्हें जल्द ही पता चला कि बिटकॉइन की रेपुटेशन थोड़ी खराब है। 2012 में काफी लोगों को लगता था कि इसका मोस्टली यूज ड्रग डील्स, मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स इवेजन में होता है। हाँ, ये होता था। ये लिबर्टेरियंस में काफी पॉपुलर था जो एक सिस्टम ऑफ मनी चाहते थे बिना गवर्नमेंट इंटरफेयर के। ट्विंस को ऐसे लोगों के बारे में पता चला जिनका बिटकॉइन वॉलेट हैक हो चुका था। लूज करने के बाद उन्हें लैंडफिल साइट्स में सर्च करके ढूंढना पड़ता था। पर इतने इश्यूज के बाद भी ये टेक्नोलॉजी अपने आप में काफी इनोवेटिव था। ये क्लियर हुआ कि बिटकॉइन की लॉयल कम्युनिटी है जो इसे सपोर्ट करती है। ट्विंस को लगा कि अगर ज्यादा इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे तो इससे बिटकॉइन बड़ा बन सकता है। एक्चुअल प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहली बार मई 2010 में बिटकॉइन यूज हुआ था, जहां किसी ने पोस्ट किया कि अगर मेरे एड्रेस पे कोई पिज्जा ऑर्डर करता है तो उसके अकाउंट में मैं 10,000 बिटकॉइंस भेज दूंगा। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ, ऑल्दो अब पीछे देखने पर वो इसे सक्सेस नहीं कहेगा। सालों बाद जब एक बिटकॉइन की प्राइस $60,000 पहुंची, तब उन 10,000 बिटकॉइंस की वैल्यू $600 मिलियन होती अगर वो इसे रखता, ना कि 2 पिज्जा खरीदता। उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था कि बिटकॉइन के साथ क्या होगा, बस विंकलवॉस इसका पार्ट बनना चाहते थे। फर्स्टली ट्विंस ने डिसाइड किया कि वो चार्ली श्रेम्स बिटकॉइन एक्सचेंज कंपनी बिटइंस्टेंट में इन्वेस्ट करेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने $1.5 मिलियन कंपनी के पार्ट ओनर्स बनने के लिए दिए, बट ये सिर्फ विंकलवाई की प्लान की शुरुआत थी। उन्होंने चार्ली से उनके लिए $100,000 वर्थ के बिटकॉइन खरीदने को कहा। उस वक्त चार्ली कुछ $100 के लिए डीलिंग करता था, सो ये ह्यूज अमाउंट थी। और कुछ दिन बाद ट्विंस ने उसे फिर से $1,00,000 के बिटकॉइंस खरीदने को कहा और ऐसे ऑर्डर्स आते रहे। जल्द ही विंकलवाई ने अराउंड 1% ऑफ ऑल बिटकॉइंस खरीद लिए, जो रफली 2 लाख कॉइन्स थे। ये उस वक्त जब बिटकॉइन की प्राइस $10 से भी कम थी और लकीली एक स्मॉल आइलैंड पर कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स सब कुछ बदलने वाला था। साइप्रस में बैंक्स ने बैड इन्वेस्टमेंट्स की सीरीज बना ली थी। फॉर एग्जाम्पल वो बहुत सारा लोन ग्रीस को देते थे और जब ग्रीस इकोनॉमी गिरती थी तब वो गैम्बल करके और ग्रीक गवर्नमेंट से और बॉन्ड्स खरीदते थे। साइप्रस के बैंक सब ब्रोक हो चुके थे, सो साइप्रस ने ईयू को बेल आउट के लिए पूछा, बट उन्होंने कहा कि वो सिर्फ तभी हेल्प करेंगे जब साइप्रस कुछ पैसे देगा। साइप्रस ने एक तरीका निकाला जो था अपने ही सिटीजन से पैसे लेना।
साइप्रस में बैंक्स ने ऑर्डर दिया कि वो कस्टमर्स के कुछ फंड्स को सीज करेंगे जिससे कंट्री डेब्ट को कवर किया जाएगा। सो अगर आप उस वक्त साइप्रस में रह रहे होते तो एक सुबह आप उठते, अपना अकाउंट चेक करते तो पता चलता कि आपका पैसा कंट्री डेब्ट में गया है। जब ट्विंस ने ये स्टोरी देखी तो उन्हें पता चला कि ये काफी बड़ा है। दुनिया भर में इसने पिटफॉल के अलार्म को रेस कर दिया था सेंट्रलाइज सिस्टम के, जहां गवर्नमेंट और बैंक्स के पास ये पावर थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को लगा कि उन्हें अब एक स्टोर ऑफ वैल्यू की जरूरत है जिसे गवर्नमेंट नहीं ले सकती। साइप्रस इंसिडेंट के वर्ल्ड वाइड हेडलाइंस बनते ही बिटकॉइन के प्राइस बढ़ने लगे और फिर और ज्यादा बढ़ने लगे। $100 पर कॉइन, $500 पर कॉइन, $1000 पर कॉइन। जैसे ही एक न्यूज आउटलेट इसकी न्यूज पोस्ट की, वैसे ही और दूसरे आउटलेट्स भी न्यूज पोस्ट करते गए और इसके बारे में सबको पता चलता गया, जिससे इसकी प्राइस हाइक हो गई। मीनवाइल विंकलवॉस ट्विंस पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइन प्रमोट करते हुए घूम रहे थे। However, ट्विंस को लगा कि बिटकॉइन पर कुछ रेगुलेशंस लगाने चाहिए जिससे ये मेन स्ट्रीम बन जाए। इसे सही तरीके से करना जरूरी था ताकि वो उस बात को खत्म न कर दे जिसने बिटकॉइन को इनोवेटिव बनाया। अनरेगुलेटेड वाइल्ड वेस्ट भी अच्छा हो सकता था। उन्हें लगा कि मोर रूल्स विद इन क्रिप्टो स्पेस अच्छा रहेगा और इससे बिटकॉइन को उसकी शेडी रेपुटेशन को ठीक करने में हेल्प होगी। However, बिटकॉइन के अर्ली अडॉप्टर्स ने इससे कंप्लीटली डिसएग्री किया। उन्हें लगा कि इस पूरे आइडिया से लोग बिटकॉइन से जो चाहते हैं वो कर सकते थे और गवर्नमेंट का इसमें ना तो कोई इनसाइट था, ना इन्वॉल्वमेंट था। सो यहाँ विंकलवाई और बिटकॉइंस के अर्ली यूजर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इनफैक्ट बिट इंस्टेंट के अंदर भी चार्ली के कंपनी में बिजनेस में इन्वॉल्व कुछ लोग ट्विंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे। वो उन्हें द सूट्स कहते थे, आउटसाइडर्स जो बिटकॉइन को लेकर कोई विजन शेयर नहीं करते, इनसे ना अग्री होने पर स्यू करने वाले। चार्ली ने उस टाइम तो इन क्लेम्स को डिसमिस कर दिया, बट बाद में इस डिसीजन पर रिग्रेट किया जब ट्विंस ने उसे स्यू किया। चार्ली की कंपनी बिट इंस्टेंट इनक्रेडिबली पॉपुलर हो रही थी क्योंकि जितने ज्यादा बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती थी उतने ज्यादा बिटकॉइन खरीदते और इससे बिट इंस्टेंट की एक अच्छी पोजीशन बन गई थी। उस वक्त एक्चुअल बिटकॉइन एक्सचेंज को एम्प्टी गॉक्स बुलाया जाता था। ये वेबसाइट ओरिजिनली कार्ड गेम मैजिक द गैदरिंग के साथ एक्सचेंज किया गया था। ये क्लंकी, टोटली अनरेगुलेटेड और इसे एक क्रेजी फ्रेंचमैन चलाता था जो जापान में रहता था, जो खुद को किंग ऑफ बिटकॉइन कहता था। इसे यूज करने के लिए आपको ओवरसीज मनी वायरिंग के लेंदी प्रोसेस के थ्रू वीक्स तक अकाउंट अप्रूवल का वेट और फिर एक हफ्ता और पैसे फ्लो करने को लगते थे। सो चार्ली की कंपनी बिट इंस्टेंट को एक मिडलमैन कह सकते हैं। वो बल्क में बिटकॉइन एक्वायर करते थे मेडगॉक्स से और फिर इनको बेचते थे इजीली और क्विकली। बिजनेस मॉडल काफी अच्छा चल रहा था। जब से ट्विंस ने इसमें इन्वेस्ट किया था तब से $1 मिलियन एक महीने में ना होकर एक दिन में कमाने लगे थे और चार्ली ने कैलकुलेट किया था कि बिट इंस्टेंट उस टाइम 35% बिटकॉइन प्रोसेस कर रहा था। हाउएवर, मनी और फेम चार्ली के सर चढ़ चुकी थी। वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहा था, मॉडल्स के साथ पार्टी करता था और एज अ रिजल्ट अपनी सीईओ की ड्यूटीज को नेग्लेक्ट करता था। ये समझने वाली बात है कि चार्ली एक ऐसा बच्चा था जिसे हाई स्कूल में सबने इग्नोर किया था और जब वो क्रिप्टो स्पेस में फेमस था सो ऑफ कोर्स वो एंजॉय करना चाहता था। अपनी मम्मी के बेसमेंट से निकलकर वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड में था। हाउएवर, विंकलवाई फेल्ट डिफरेंटली। वो जानते थे कि अगर चार्ली ने खुद को नहीं कंट्रोल किया तो कंपनी खतरे में आ जाएगी। बिट इंस्टेंट इतने सारे परचेस प्रोसेस करने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं था और चार्ली उनसे और ज्यादा पैसे मांग रहा था कि वो राइजिंग कॉस्ट्स को कवर कर सके। प्लस कंपनी में सब कुछ थोड़ा सा क्योटिक लगता था। चार्ली अपने अर्ली 20s में था और उसके पास उतना मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं था। अगले कुछ महीनों में विंकलवाई और चार्ली के बीच टेंशंस बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल, ट्विंस इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ फाइनेंस के लिए मीटिंग रखते थे जिससे बिटकॉइन अडॉप्शन को मेन स्ट्रीम बनने में हेल्प होती थी। उनमें से एक बिग मीटिंग्स के लिए उन्होंने चार्ली को इनवाइट किया। हाउएवर, उसने मना कर दिया या उसने पी रखी थी, जो भी था वो एक मेस था और उसका प्रेजेंटेशन भी डिजास्टर था। ट्विंस ने चार्ली को सीईओ से रिप्लेस करने का डिसाइड किया और उसे ब्लंटली बताया गया कि उसे पार्टिंग और ट्रैवलिंग रोकनी होगी और बिजनेस रन करने के लिए सीरियस होना होगा। चार्ली को लगा कि ट्विंस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, कंपनी तो अच्छी चल रही है और जस्ट बिकॉज वो इन्वेस्टर है डिडंट मीन वो उसे क्या करना है क्या नहीं ये बताएं। बट चार्ली ने विश किया होगा कि उसे सुनना चाहिए था, बिकॉज 1 साल बाद ही चार्ली को जेल हो गई। सिल्क रोड एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट था, एक तरह का अंडरग्राउंड अमेज़न जहां हर चीज इलीगल ड्रग्स से गन से हिटमैन सब मिलता था। ये एक $multi-million बिजनेस था और बिटकॉइन इसका करेंसी। हाउएवर, 2013 में सिल्क रोड सडनली बैन हो गई जब उसके ओनर को अरेस्ट किया गया और लाइफ टाइम के लिए जेल हो गई। मीडिया में बात फैली और बिटकॉइन के प्राइसेस नीचे गिरती गई और इसके साथ विंकलवाई की नेटवर्थ भी गिरने लगी। बट ट्विंस ने डिसाइड किया कि इस अपॉर्चुनिटी का यूज करके और ज्यादा बिटकॉइंस खरीदते हैं।
क्योंकि उनका बिलीफ था लॉन्ग टर्म में सिल्क रोड की डेथ बिटकॉइन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिटकॉइन ब्लैक मार्केट से इतना ज्यादा एसोसिएट हो गया था कि ये बिटकॉइन की परसीव्ड लेजिटिमेसी को प्रॉब्लम हो रही थी। एक और प्रॉब्लम आई। चार्ली की कंपनी बिट इंस्टेंट भी सडनली बंद हो गई। टर्न्स आउट के सिल्क रोड ड्रामा के कारण बिट इंस्टेंट अपना लाइसेंस खो चुका है, जो कंपनी को लीगल मनी ट्रांसमीटर डेजिग्नेट करता है। चार्ली को कंपनी बंद करना पड़ा। उसने बिट इंस्टेंट के वेबसाइट में पोस्ट किया कि बस एक मेंटेनेंस के लिए ऐसा किया जा रहा है, पर ट्विंस जानते थे कि कंपनी बंद हो चुकी है। जनवरी 2014 में चार्ली के लिए चीजें और वर्स हो गई। वो एयरपोर्ट में था अपने काम में बिजी, जब सडनली उसने सुना चार्ली श्रिम यू आर अंडर अरेस्ट। उसे हथकड़ियां पहनाकर ऑफिसर जेल ले गया। उसे बताया गया कि ये कंबाइंड अरेस्ट है, इसमें सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि FBI, IRS और DEA वाले भी हैं। चार्ली को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये हो क्या रहा है, बट ये क्लियर था कि ये सीरियस है और वो डरा हुआ था। एक ऑफिसर ने बिटकॉइन किंग यूजर नेम के बारे में क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। सडनली चार्ली ने रियलाइज किया कि ये सिल्क रोड के बारे में था। कुछ वक्त के लिए बिट इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर एक्टिव यूजर हो सकता है जिसने टोटल $1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन लाए होंगे। चार्ली जानता था कि ऐसा जरूर हो रहा है कि पैसे इलीगल परचेजेस के लिए सिल्क रोड जा रहे हैं। सिंस चार्ली टेक्निकली बिट इंस्टेंट का कंप्लायंस ऑफिसर था, वो ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था और उसे किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करना था, बट उसने नहीं किया। इनफैक्ट उसने कुछ ट्रांजैक्शंस किए बिना रिकॉर्ड के, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। चार्ली का काम था कि कोई उससे कितने भी बिटकॉइंस मांगे उसे बिना क्वेश्चन किए देने पड़ते थे, एक्सेप्ट लीगली स्पीकिंग वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। एज अ रिजल्ट चार्ली पर कई सारे आरोप लगे, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, फेलिंग टू फाइल सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट और ऑपरेटिंग अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमीटर का एलिगेशन लगा। चार्ली फर्स्ट बिटकॉइन फेलन था, फर्स्ट पर्सन जिसे डायरेक्टली बिटकॉइंस के कारण अरेस्ट किया गया था, और ये खबर पूरे न्यूज में फैल गई। चार्ली के बेल के लिए उसके पेरेंट्स को अपना घर कोलैटरल करना पड़ा। उसे फिर वापस जाकर हाउस अरेस्ट में रहना था उसके सेंटेंसिंग होने तक। उसके लॉयर्स ने इन्फॉर्म किया कि उसे लगभग 25 साल की जेल होगी। 1 साल पहले तक चार्ली के पास सारी वेल्थ, फेम और सक्सेस थी जितना उसने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। अब कंपनी बंद हो गई थी, वो जेल जा रहा था और उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। जब चार्ली को फाइनली कोर्ट में लाया गया, उसे गिल्टी पाया गया था लगभग 1 मिलियन बिटकॉइन सिल्क रोड में भेजने के लिए। हाउएवर ये उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे 2 साल की जेल हुई, एक्सपेक्टेशन से काफी कम, ऑल्दो एक 24 साल के लड़के के लिए ये काफी स्केरी था। अनफॉर्चुनेटली उसके लिए ये एंड नहीं था। 2016 में जब चार्ली जेल से बाहर आया, जल्द ही उस पर विंकलवाई ने एक लॉसूट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा कि चार्ली को उन्होंने प्रीवियस बिजनेस डील से 5000 बिटकॉइन देने हैं, जो अब था $32 मिलियन का। चार्ली के अरेस्ट के 2 वीक्स बाद मेन बिटकॉइन एक्सचेंज मेटगॉक्स कंप्लीटली कोलैप्स हो गया था, जब कस्टमर के अकाउंट से 8 लाख बिटकॉइन हैकर्स चुरा ले गए। बिट इंस्टेंट और मेटगॉक्स दोनों के फॉल के बाद विंकलवाई ये जानते थे कि बिटकॉइन को एक एंटरप्रेन्योर और कंपनी के न्यू वेव की जरूरत थी जिससे वो क्रिप्टो बाइंग को सेव कर सके। सो उन्होंने एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया, इसका नाम था जेमिनाई। ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्रिप्टो एक्सचेंज माना गया है। ये बस चाहते थे कि बिटकॉइन कम्युनिटी थोड़ा रेगुलेट हो और क्योस कम हो। दूसरी कंपनीज जैसे कि कॉइनबेस, FTX और बाइनेंस भी ऐसे ही सिमिलर चीजें ट्राई कर रही थी। विंकलवाई बिटकॉइन को सच में मेन स्ट्रीम में ला रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी सिंगल बिटकॉइन भी नहीं बेची है। रिमेंबर, उनके पास सारे मिलाकर पूरे 1% बिटकॉइन थे। सो ऐसे कई रेगुलेटेड एक्सचेंजेस ओपनिंग और बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ने के कुछ सालों में ही कैमरन और टाइलर वर्ल्ड के पहले बिटकॉइन बिलियनियर्स बन गए। ऑफ कोर्स सटोशी द मिस्टीरियस अननोन क्रिएटर ऑफ बिटकॉइन के पास उनसे भी ज्यादा था। अगर वो अभी भी जिंदा हैं तो शायद उनके पास 1 मिलियन बिटकॉइंस होंगे, जो उन्हें रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बना देगा। बट ट्विंस वहीं नहीं रुके। उन्होंने तब से दूसरे ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक निफ्टी गेटवे फॉर NFTs में एक्सपैंड किया है। उन्हें देखकर लगता है कि वो एक्सट्रीमली वेब3 और डिसेंट्रलाइजेशन, एक आइडिया जिसमें वेब सर्विस और एप्लीकेशंस को यूजर ऑपरेट एंड गवर्न करते हैं इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेशन लाइक गूगल और फेसबुक पर फोकस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो शायद अभी भी ज़करबर्ग से रिवेंज ले रहे हैं। इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आप इसे 2 वेज में देख सकते हैं। एक तरफ ये स्टोरी विंकलवाई के रिडेम्पशन की है, जब फेसबुक लॉसूट की वजह से उनकी इमेज बर्बाद हो गई और उन्हें कोई भी इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा था। इनके पास सोशल नेटवर्क का आइडिया था, बट ज़करबर्ग उनका आइडिया कॉपी करके उन्हें इसका पार्ट नहीं बनाए। सो इंस्टेड उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी ढूंढी और इसके अर्ली डेज में ही उनके पास इसके पोटेंशियल का विजन था। उन्होंने इसमें काम करके पैसे कमाए और बिलियनियर्स बने।
However, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि ये स्टोरी बस दो रिच ब्रैट्स की है जो लक और फॉर्चुनेट टाइमिंग के रहते और रिच हो गए। आप कह सकते हैं कि वो इसमें काफी जल्दी आ गए और फिर बिटकॉइन के प्राइस बढ़ाने में हेल्प की। वो आज भी ये कर रहे हैं आर्बिट्ररी प्राइस प्रेडिक्शन के साथ। प्लस रिमेंबर, उनके पास शुरू में बिटकॉइन खरीदने के लिए बहुत पैसे थे बिकॉज उन्हें फेसबुक से सेटलमेंट मिला था। कुछ लोगों के हिसाब से वो डिजर्व नहीं करते थे सिंस वो फेसबुक पर कोई भी रियल वर्क नहीं करते। उनके पास फेयरली वेग आइडिया था जो फेसबुक जैसे सेम भी नहीं था। ऑनेस्टली इसमें से कुछ भी सही जवाब नहीं है, सच्चाई शायद बीच में कहीं फंसा है। बट मुझे लगता है कि ये बिटकॉइन की स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है। जिस तरह आज बिटकॉइन कुछ सालों पहले से ज्यादा पॉपुलर है, प्राइस स्टिल वाइडली फ्लक्चुएट करते हैं और ये अभी अनक्लियर है कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में यूजफुल होगा। एक चीज तो क्लियर है, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि मुझे क्रिप्टो डील्स के लिए मैसेज करो, सो प्लीज कमेंट्स में मेरी तरह के फेस इंप्रेशन से बच कर रहें, एज ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बट वो स्टोरी किसी और दिन के लिए। इंस्टेड राइट नाउ क्यों ना आप मेरा बनाया हुआ ये वीडियो चेक करें जो क्रेजी टिकटॉक के बारे में है। मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस अगले वीडियो को भी पसंद करेंगे। जो भी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग लेजेंड। उम्मीद करता हूँ आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। चीयर्स।